92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आई हेट याद शहर और उसको लिखा है शेखर चक्रवर्ती ने। रात के 8 बज रहे थे। मुंबई के सीएसटी स्टेशन से याद शहर एक्सप्रेस खुल चुकी थी और मैं अपने कंधे में पर्स, बाएं हाथ में पानी की बोतल और दाएं हाथ से अपने ट्रॉली बैग को कभी खींचती तो कभी हैंडल से पकड़कर उठाती हुई एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स के अंदर से अपने कोच नंबर B2 की ओर बढ़ी जा रही थी। लेट होना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं, पर अक्सर हम उन्हीं चीजों का सामना करते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं और आज मैं लेट हो चुकी थी। ट्रेन तो छूटते छूटते बच गई थी, पर अब इस भारी बैग को खींचते हुए जान निकल रही थी। खैर, बैग तो इतना भारी होना ही था। अपनी कॉलेज के दिनों की सबसे अच्छी सहेली सोनाली की शादी में जो जा रही थी। भैया, रास्ता तो छोड़िए। अच्छा, ये B2 है क्या? नहीं मैडम, ये B1 है, इसके आगे है B2। थैंक यू। कुछ देर की और मशक्कत के बाद मैं अपने कंपार्टमेंट में पहुंच गई। बैग को सीट के नीचे रखकर एक लंबी सांस ली और अपनी बर्थ पर बैठकर ऑफिस के जरूरी फोन कॉल जल्दी जल्दी निपटाने लगी। हाँ देखो, वो रिपोर्ट्स तैयार हो जानी चाहिए। हाँ, मैं याद शहर जा रही हूँ। 4 दिन की छुट्टी ली है, पर तुम मुझको रिपोर्ट्स कल मेल कर देना। फोन पे बात करते हुए जैसे ही मेरी नजर सामने की बर्थ पे बैठी बूढ़ी औरत पे गई तो देखा वो मुझको देख के मुस्कुरा रही हैं, जैसे मुझको पहचानती हों, जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। मैंने जैसे ही फोन रखा उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी तुम याद शहर जा रही हो? जी, मैंने अपना मोबाइल पर्स में रखते हुए कहा। याद शहर में रहती हो? मैं भी याद शहर से हूँ। बूढ़ी औरत एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने पांवों को मोड़ते हुए गप्पे हाँकने की मुद्रा में बैठ गई। जी नहीं, मैं याद शहर पहली बार जा रही हूँ, मैंने कहा। अच्छा, फिर तो तुमको बड़ा मजा आएगा। हमारे याद शहर की तो बात ही कुछ और है। जिस बात का डर था वही हुआ। वो बूढ़ी औरत याद शहर की पोटली लेके बैठ गई, पर उनको क्या पता था कि याद शहर के लिए मुझको कोई उत्सुकता नहीं है, बल्कि मुझको तो इस याद शहर से चिढ़ है। आई हेट याद शहर। नो रियली, आई मीन इट। पक गई हूं मैं इस याद शहर से। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कौन है ये बदतमीज लड़की, पर मैं डरती नहीं हूं किसी से। मेरा नाम रेणुका है। मैं आज के जमाने की एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मुंबई में अकेली रहती हूँ और एक प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ। याद शहर में कभी गई तो नहीं, पर सीरियसली ऐसा लगता है कि मानो मैं याद शहर में ही रहती हूँ। अब दिन के 10-12 घंटे ऑफिस में अगर आपको 50 दफा याद शहर की कहानियां सुनाई जाएं, तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में आप वहां के गली नुक्कड़ को पहचानने लगेंगे। जी हाँ, मेरे ऑफिस में 20 में से पता नहीं कितने लोग याद शहर से हैं। रहते तो मुंबई में हैं, पर बात बात पे आपको याद शहर का एक चक्कर जरूर लगवा के चले आएंगे। खैर, मुझको क्या पता था कि मेरी ये हेट वाली फीलिंग और तगड़ी होने जा रही थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी याद शहर स्टेशन में घुस रही थी। मैं अपनी उनींदी आंखों को मलते हुए जैसे ही सामान निकालने के लिए नीचे झुकी तो जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा। मेरा बैग गायब था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ट्रेन याद शहर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकी थी। बाकी पैसेंजर्स कुछ देर मेरे साथ ट्रेन के उस गुमनाम चोर पे अपनी भड़ास निकालने के बाद धीरे धीरे अपना सामान लेके उतर गए, पर मैं कोच अटेंडेंट और आरपीएफ के गार्ड पे अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। कुछ देर बाद अटेंडेंट ने हाथ जोड़ के कहा, मैडम स्टेशन पे आपका कंप्लेंट बुक कर लेते हैं। वी आर वेरी सॉरी, पर अब आप ट्रेन से उतर जाइए ना, ये ट्रेन अब यार्ड में जाएगी। मेरा तो मन कर रहा था कि इसी ट्रेन को वापस लेके मैं मुंबई चली जाऊं, पांव ही ना रखूं इस याद शहर में। गुस्से से तमतमाया मैं उस पल को कोसने लगी जब मैंने सोनाली से वादा किया था कि उसकी शादी में मैं जरूर आऊंगी। प्लेटफॉर्म पे उतरी तो सोनाली मुझको ढूंढती हुई मिल गई। खुशी से गले लगाते हुए बोली, रेणुका तू आ गई, मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझको भी। मेरी आवाज में न खुशी थी न उत्साह। सोनाली ने अचरज से पूछा, क्या हुआ? मेरा सामान चोरी हो गया, मैं गुस्से में झुंझला के बोली, जैसे वो चोर कोई सोनाली का ही रिश्तेदार हो। चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद स्टेशन से बाहर निकलते हुए पहली बार मैं याद शहर को देख रही थी। मुझको ये किसी पुरानी पिक्चर का विलन, खलनायक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी बेबसी पे जोर जोर से ठहाके लगा के हंस रहा हो।
स्टेशन से निकल के पार्किंग एरिया में आते आते सोनाली ने कहा, अरे हम लोग कितनी देर से एक साथ हैं, पर तुम लोगों को तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। गौतम भैया, ये मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी सहेली रेणुका, और रेणुका ये है मेरे गौतम भैया। रेणुका की बात सुनकर मैंने ध्यान दिया कि हमारे साथ कोई और भी है, पर शायद मेरा पारा तब तक कम नहीं हुआ था। मैंने उनकी तरफ भी गुस्से से घूर के देखा। 30-32 साल का वो लड़का थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश के बाद हड़बड़ा के बोला, मैं गाड़ी निकालता हूं। कुछ देर में हमारी गाड़ी याद शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। गाड़ी में फैली चुप्पी को तोड़ते हुए सोनाली बोली, छोड़ ना रेणुका, अब जो होना था सो हो गया, कपड़े ही तो थे। चल आज हम लोग मार्केट चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। कार का एसी शायद कुछ ज्यादा ही तेज था। मेरा गुस्सा अब तक थोड़ा ठंडा पड़ चुका था। मैंने अफसोस के लहजे में कहा, कितने शौक से मैंने वो लहंगा खरीदा था, और तेरी शादी में पहनने के लिए वो बैंगनी साड़ी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग सोनाली के घर पे थे। सोनाली का घर रिश्तेदारों, खास करके चाचियों, भाभियों और उनके छोटे छोटे हर साइज के बच्चों से भरा पड़ा था। सुबह का नाश्ता करने के बाद सोनाली और मैं मार्केट के लिए निकल ही रहे थे कि शॉपिंग का नाम सुनकर 3 भाभियां और आधा दर्जन सोनाली की चचेरी फुफेरी बहनें भी हमारे साथ हो ली। शाम तक शॉपिंग करने के बाद जब तक घर वापस पहुंची, तब तक सोनाली के सभी रिश्तेदारों को मेरे सामान चोरी होने की खबर मिल चुकी थी। रात के खाने तक हर दूसरे मिनट किसी तीसरे रिश्तेदार को मेरे सामान चोरी होने की कहानी रिवाइंड करके सुनाते सुनाते मैं बुरी तरह थक चुकी थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सोने के लिए जा ही रही थी कि सोनाली के रायपुर वाले मामा जी ने कहा, अभी कोई सोने नहीं जाएगा, हम सब अभी अंताक्षरी खेलेंगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चाहते हैं हो गया कोई जिंदगी चाहते हैं। अंताक्षरी के नाम से ही बैठक में बैठा हर कोई खुशी से झूम पड़ा, जैसे हर किसी के अंदर सोए हुए मोहम्मद रफी से लेकर सुनिधि चौहान जाग पाया। आपस में 2 गुटों में बंटकर सुरों का संग्राम शुरू हो गया, और मैं उस भीड़ में कभी बेमन से मुस्कुराते हुए तालियों की थाप तो कभी सुरों की दाद देती, धीरे धीरे सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए दरवाजे की ओर खिसकती जा रही थी। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि अब किसी दोस्त की शादी में 2 दिन पहले से कभी नहीं जाऊंगी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि एक आंटी जी ने टोक दिया, अरे बेटी तू सोने जा रही है? मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने कहा, हाँ थक गई होगी। एक्चुअली आंटी मेरा सर बहुत दुख रहा है। अरे फिर तू इस शोर शराबे में कहाँ सो पाएगी, चल तू मेरे घर पे सो ले। आपके घर? अरे घबरा मत, बगल वाला घर हमारा ही है, और हमारी गली में यहाँ किसी के भी घर शादी हो उसके रिश्तेदार तो सभी के घर ठहरते हैं। इंटरेस्टिंग, मैंने मन ही मन कहा। अपने घर ले जाते ही आंटी जी अपने रसोई घर से एक छोटी सी कटोरी में कुछ लेके आई और मुझको कुर्सी पे बिठाते हुए बोली, 5 मिनट दे मुझे, फिर देख कैसे तेरा सरदर्द छू मंतर हो जाएगा। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही उस कटोरी का आधा तेल और उनकी उंगलियां मेरे बालों में थी। बालों में तेल नहीं लगाते क्या? लगाया कर, सर में दर्द भी नहीं होगा और बाल भी अच्छे रहेंगे, आंटी जी ने कहा। उस पल मुझको ऐसा लगा मानो मैं अपने घर पे माँ के हाथों तेल लगवा रही हूं। मैंने कहा, ये यहां पे आंटी, सामने माथे में ज्यादा दर्द है। अगली सुबह खिड़की के बाहर से आ रही चिड़ियों की आवाजों से आंखें खुली। इतने दिनों बाद चिड़ियों को सुनकर काफी अच्छा लगा। मुंबई में चिड़िया आजकल मुश्किल से ही दिखती है ना। कमरे से बाहर आई तो सामने मेज पर नाश्ता करता हुआ वही लड़का था जो कल सोनाली के साथ मुझको स्टेशन लेने आया था। मैंने आंटी से कहा, अरे ये तो सोनाली का भाई गौतम है ना? मैं मुस्कुरा के कल की बदतमीजी के लिए सॉरी कहने ही वाली थी कि वो आवाज लगाते हुए बोला, माँ मैं जा रहा हूं। माँ, अच्छा ये इनका घर है, और सोनाली का ये गौतम भैया दरअसल उसका पड़ोसी है, पर उसने मुझको पहचाना नहीं, शायद हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने अपने आप से कहा। इधर सोनाली के घर पे मेहंदी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी औरतें मेहंदी लगवाने में व्यस्त थीं, और मुझको आज रात पहनने वाली ड्रेस को टेलर से लेने जाना था। सोनाली अपने हाथों में मेहंदी लगवाते हुए बोली, तू अनुज के साथ चली जा।
बगल में खड़ा अनुज बोला, दीदी को तो मैं ले जाऊंगा, पर चाचा जी कल से मुझे बाइक नहीं छूने दे रहे हैं। अरे बेमतलब का बाइक पे आवारागर्दी करेगा तो तुझको कौन देगा बाइक? जा पापा जी से कहना मैंने कहा है। थोड़ी देर में अनुज के साथ मैं मोटरसाइकिल पे मार्केट की ओर निकल पड़ी। रास्ते में अनुज बोला, दीदी आपको कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं, पर पहले ये बता यहाँ कहीं इंटरनेट कैफे है, मुझको थोड़ा काम है। हाँ है ना, मनीष मार्केट में। इंटरनेट कैफे के पास आते ही अनुज बोला, दीदी आप तब तक अपना काम कीजिए, मैं 10 मिनट में आया। 10 मिनट? अरे आधे घंटे से ऊपर हो चुका था और अनुज का कहीं कोई पता नहीं था। पर न जाने क्यों मन यहाँ इतना शांत था। मुझको और दिनों की तरह बात बात पे गुस्सा नहीं आ रहा था। शायद इतने सालों में पहली बार मैं एक छोटे शहर के इत्मीनान की जिंदगी जी रही थी। मैं यूं ही बगल वाले हैंडीक्राफ्ट की दुकान पे जाकर चूड़ियां देखने लगी। मन नया महसूस कर रहा था, कुछ नया करना चाहता था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अनुज नहीं आया और मैं सड़क पे ऑटो को आवाज देने लगी। थोड़ी देर में एक स्कूटर मेरे पास आके रुका। स्कूटर वाले ने सर से हेलमेट हटाया। वो गौतम था। उसने पूछा, आप यहाँ? जी एक्चुअली मैंने सारी बातें बताई और उसने सुन के कहा, माफ कीजिएगा ये अनुज कभी नहीं सुधरेगा। बाइक मिलते ही न जाने उसको क्या हो जाता है। चलिए वहां तक मैं आपको छोड़ देता हूं। स्कूटर की पिछली सीट पे बैठे मैंने कई बार चाहा कि कल के लिए माफी मांगूं, पर कुछ कह नहीं पाई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने स्कूटर रोकते हुए कहा, लीजिए आ गया आपका करीम टेलर। मैं बोली, थैंक यू और कल के लिए सॉरी। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, उसने मुस्कुरा के कहा। आप टेलर से अपना सामान ले लीजिए, मैं अभी घर ही जा रहा हूं, आपको भी छोड़ दूंगा। ओके, मैंने कहा। दुकान के काउंटर पे मैंने अपना पर्चा दिखाया तो उस बुजुर्ग टेलर ने कहा, बेटी आपका ही काम कर रहा हूं, बस आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? मैंने गौतम की ओर देखा। उसने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, आधे घंटे की तो बात है। पर अगले आधे मिनट में हम लोग बेवजह 2 बार मुस्कुरा चुके थे, अपने आसपास की चीजों पे ध्यान दे चुके थे, पर बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिल पाया था। फिर उन अजीब से खींचे हुए पलों की चुप्पी को तोड़ते हुए उसने कहा, वैसे आई एम सॉरी टू। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले उसने कहा, आज सुबह के लिए। ओ, आपने मुझको नोटिस किया था पर फिर भी जानबूझ के कुछ नहीं कहा, बदला हाँ? मैंने हंसते हुए उसी के लहजे में कहा, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। हम लोग एक दूसरे पे हंसने लगे और हमारे बीच की असहजता का कांच जैसे टूट गया। मैंने कहा, चलिए अच्छा हुआ, जो भी मन में था निकल गया। इस बार नए सिरे से शुरू करते हैं। मैंने मुस्कुरा के कहा, रेणुका। गौतम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर मैं आपको अभी कॉफी के लिए पूछूं तो शायद मामला फिल्मी लगेगा, नहीं? पर आधा घंटा है हमारे पास। मैं उसकी इस बात पे अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हाँ फिल्मी तो लगेगा, पर शायद चाय चल सकती है, कुल्हड़ वाली। मैंने रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान की ओर इशारा किया। गौतम थोड़ा हैरान हुआ। वहां? आर यू श्योर? कुल्हड़ से चाय की पहली चुस्की लेते ही मैं खुद में हंसने लगी। क्या हुआ? गौतम ने कहा। कुछ नहीं, मेरे बैंक के कैशियर मिश्रा जी की एक बात याद आ गई। वो भी आज शहर से ही हैं। जब भी चाय पीते हैं तो कहते हैं चाय का असली मजा तो कुल्हड़ में ही आता है। तो आज मैंने भी इस कुल्हड़ से चाय का असली मजा ले ही लिया। अच्छा तो ये बात है। गौतम मुस्कुराने लगा। अच्छा, एक कचौड़ी गली किधर है? मैंने पूछा। कचौड़ी गली पास में ही है, पर इस बारे में भी आपको मिश्रा जी नहीं बताया? नहीं, हमारी कलीग है मिसेस नीलिमा शुक्ला, कहती है वर्ल्ड की बेस्ट टिक्की चाट वहीं मिलती है। हाँ सो तो है। गौतम बड़ी ही सहजता से चाय की चुस्की लेते हुए बोला। पर अगले ही पल हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मानो एक ही सवाल पूछ रही थीं। चलें? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सोनाली के घर के दरवाजे से लेकर मेन रोड तक छोटे छोटे बल्बों की लड़ी से पूरी गली को सजाया जा रहा था। मैं अपने हाथों में ड्रेस की थैली लिए घर में घुस ही रही थी कि सोनाली की एक आंटी दरवाजे पे मिल गई। ले आई बेटा कपड़े? जी आंटी। जा जल्दी जा, सोनाली अपने कमरे में है, कब से तुझको अपनी मेहंदी दिखाने के लिए ढूंढ रही है।
रिश्तेदारों से तो अब घर पूरी तरह भर चुका था, दिल तक धरने की जगह नहीं थी। मैं सीधे सोनाली के कमरे में गई। आ गई महारानी, कब से तेरी राह देख रही हूं। सोनाली अपने हाथों की मेहंदी दिखाते हुए बोली, अच्छा बता कैसी लग रही है। वाह ब्यूटीफुल, अच्छी है ना, बहुत अच्छी लगी है, मुझको भी लगवानी है। हाँ हाँ पहले जाके फ्रेश तो हो जा। घंटे भर बाद मैं मेहंदी लगा रही थी कि तभी अनुज कमरे में आया। आ गया बच्चू, कहाँ गायब हो गया था। मुझको कितनी परेशानी हुई पता है तुझको। रेणुका दीदी धीरे धीरे, कहीं दीदी ने सुन लिया तो मैं तो गया, प्लीज। हाँ अच्छा तो बता गया कहाँ था। वो बाइक पंचर हो गई थी। सच बोलेगा कि बुलाऊं दीदी को, मैंने कहा। अरे अच्छा वो एक्चुअली शिल्पी के कॉलेज छूटने का टाइम हो गया था और आज बाइक भी थी, तो प्लीज दीदी ये आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। हाँ अच्छा तो ये बात है, ठीक है जा, नहीं बताऊंगी किसी को, पर आगे से कभी ऐसा मत करना, कभी नहीं। अर्जुन एक लंबी राहत की सांस लेकर जाने के लिए मुड़ा, पर फिर से मुड़ के पूछा, दीदी आपने बताया नहीं क्या। मैंने कहा, आपको कचौड़ी गली की टिक्की चाट कैसी लगी। मेरे गले में जैसे सांस अटक गई। वो मुस्कुरा के बोला, 2 दुकान छोड़ के शिल्पी और मैं गोलगप्पे खा रहे थे, आप लोगों को देख के आधी प्लेट छोड़ के भागना पड़ा। शट अप, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो मेरे और आपके बीच की बात है। तू जाता है यहां से कि नहीं। शाम तक पूरा घर दुल्हन की तरह सज चुका था। मेहंदी के जश्न और दावत के लिए छत पे शामियाना लगाया जा रहा था। डीजे की म्यूजिक पे कभी लड़कियां ग्रुप डांस कर रही थीं, तो कभी कराओके पे कोई गाने की कोशिश कर रहा था। मरून रंग की शेरवानी पहने गौतम भी था वहां। मेरी मेहंदी और ड्रेस की तारीफ उसकी आंखें बयां कर चुकी थीं। गौतम तू क्या कोने में खड़ा है, चल अब तू गाना सुना। सोनाली के कानपुर वाले जीजा जी माइक गौतम के हाथ में थमाते हुए बोले। थोड़ी आनाकानी के बाद गौतम ने गला साफ किया, माइक एडजस्ट किया और गाना शुरू किया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। पार्टी खत्म होने के बाद रात को सोनाली ने यकायक पूछा, एक बात बता, तेरे और गौतम भैया के बीच कुछ चल रहा है क्या। पागल हो गई क्या। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, एक चाट क्या खा ली, उस अनुज के बच्चे की बात को तू सच समझ रही है। अनुज चाट, क्या बोल रही है। मैंने तो ऐसे ही पूछा, पर अब लगता है कि भाभी ठीक कह रही थी। भाभी, अब तेरी भाभी क्या कह रही थी। कुछ नहीं, कह रही थी तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, शायद तुम दोनों को बुआ जी ने बाहर से आते हुए देखा था। ओह गॉड, बुआ जी। मैंने पूरी बात सोनाली को बताई और अगले कई मिनटों तक उसको विश्वास दिलाती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर न जाने क्यों मन का एक कोना जैसे चाह रहा था कि वो मेरी बातों पे विश्वास ना करे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस रात सोनाली को तो मैंने विश्वास दिला दिया कि मेरे और गौतम के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर घर की औरतों में धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही थी। कभी कोई भाभी मुझको देख के बेवजह मुस्कुराने लगती, तो कभी कोई बूढ़ी चाची जीती रहो बेटी का आशीर्वाद यूं ही देके चली जाती। यूं समझिए अफवाहों का बाजार गर्म था और मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पा रही थी। शुक्र है वो सोनाली की शादी का दिन था, सो जल्दी ही सब शादी में व्यस्त हो गए। मैंने भी तय कर लिया कि मैं अब गौतम से दूरी बना के रखूंगी, वरना पता नहीं कहीं उसी मंडप पे हमारी भी शादी ना करवा दें। उस दिन वक्त भी जैसे कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, कब बारात दरवाजे पे आई, कब शादी शुरू हुई, कब सोनाली ने मेरे नए जीजाजी के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए और कब देखते देखते उसकी विदाई का भी वक्त आ गया। उस वक्त मुझे ध्यान आया, अरे कुछ ही घंटों में तो मेरी भी ट्रेन है, ये 3 दिन खत्म हो गए। एक पल के लिए मन बैठ गया, इन लोगों से तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी, ये ख्याल न जाने क्यों बार बार आने लगा। सोनाली विदा हो गई और लगातार 3 दिनों से मस्ती शोरगुल में डूबा उसका घर एकदम शांत पड़ गया।
मैं कमरे में जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पैक कर रही थी कि तभी सोनाली की मम्मी मेरे बैग में मिठाई का एक डब्बा रखते हुए बोली, तुम आई बहुत अच्छा लगा बेटी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आंटी, मैं आंटी के गले लग के बोली। मेरे जाने का वक्त हो गया था। सभी से एक एक करके मिल चुकी थी। सोनाली के ये सभी रिश्तेदार अब जैसे मेरे अपने ही लग रहे थे, पर न जाने मेरी नजरें अब भी जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। सोनाली के पापा ने कहा, जल्दी कर बेटी वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। और ये गौतम कहाँ रह गया? भैया तो बाहर गाड़ी लेके कब से वेट कर रहे हैं, अनुज ने कहा और मेरी ओर देख के मुस्कुरा दिया। मैंने छुपाने की कोशिश तो की, पर मेरे अंदर की खुशी चेहरे पे आ ही गई। मैं गौतम के बगल वाली सीट पे थी। गाड़ी जैसे ही गली के बाहर निकली, गौतम ने हंसते हुए कहा, ओह, एक टिक्की चाट ने तो पूरा बवाल कर दिया। सभी सोच रहे हैं कि हम लोगों में कुछ पक रहा है। मैं हंस पड़ी। हाँ, पर आपको भी मेहंदी की रात वो गाना गाने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो, अरे वो तो मेरा फेवरेट गाना है। बचपन से जब भी मुझको गाने के लिए कहा जाता है मैं वही गा देता हूं। गौतम की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझको गुस्सा आ गया। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी। गाड़ी में एक चुप्पी फैल गई, पर जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, आंखों के कोनों से उसने मुझको देखते हुए पकड़ लिया। अचानक टायर एक गड्ढे में गया और गाड़ी झटका खा गई। वो हड़बड़ा के बोला, उफ, ये सड़कें न जाने कब सुधरेंगी। शहर भर में मॉल बनते जा रहे हैं और सड़कें हैं कि इधर आगे भी एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपके बैंक की भी एक ब्रांच खुल रही है उसमें। उसने चेहरा मेरी ओर करके कहा, हमारे घर से बस 20 मिनट की दूरी है। मैंने उसके मन के चोर को पकड़ लिया था। मैं कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखती रही। मैं इस बार भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जिस याद शहर के नाम से मैं इतना चिढ़ती थी, जिसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मैं ऑफिस में बोर हो जाया करती थी, आज वैसे ही छोटे छोटे पलों को मैं अपने साथ लिए जा रही थी। इन 3 ही दिनों में कितना अपना सा हो गया था याद शहर। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से हम लोग स्टेशन पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। ट्रेन बस खुलने ही वाली थी। किसी तरह मैं अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ गई। गौतम ने कहा, पहुंच के फोन कर दीजिएगा। ट्रेन चलने लगी थी। आपका नंबर? मैंने पूछा। 9945। वो नंबर बोलता गया और मैं जल्दी जल्दी अपने मोबाइल में टाइप करती गई। ट्रेन याद शहर के प्लेटफॉर्म से निकल गई। अगली सुबह मैं मुंबई के CST स्टेशन पे उतरी। मेरा सफर खत्म हो चुका था, पर न जाने क्यों लग रहा था जैसे एक नए सफर की शुरुआत होने को है। मैंने मोबाइल फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, रीच्ड सेफली। बस इतनी सी थी कहानी।